हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने जो है आपके गणित के दो सेट्स एक सेट लगा चुका है। सेट ए के सवाल जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सेट ए के सवाल है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है साथियों। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली है ना, पूरा सोल्व करवाए। आज मैं जाता हूँ साथियों बी की तरफ। ये सारे प्रश्न वेरी वेरी आईएमपी लोगों को बताया थे और ये सेट हो चुका है। आज साथियों मैं सेट बी की बात करता हूँ। जब मैं क्लास 10th मैथ्स की बात कर रहा हूँ साथियों, तो आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं आप लोगों को कुल चार उन चार से 101% क्वेश्चन जो इन चार सेट से बना है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जो 3 घंटे लोगों को जो है दिए जाते हैं, है ना। तो चलते हैं साथ सेट जो है आज के सेट बी पर, है ना। चलता हूँ मैं आप लोगों के सेट बी पर, सेट बी की बात करता हूँ, है ना। सेट बी पर जो है चलता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न है साथियों, आप लोगों का पहला प्रश्न ये है 2x माइनस वाई बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 0 बराबर क्या है, रेखाएं क्या होगी, है ना। ये प्रश्न है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ये ढूंढ कर लाना है कौन से फार्मूले, 3 फार्मूले याद करना है आपको। a1 अपॉन a2, है ना, बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, है। इसका क्या होता है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों में जो है आप लोगों को अगर देखना है। ठीक है, आज के इस प्रश्न का हमारा उत्तर रहेगा साथियों, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा सवाल है साथियों, 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या। एलसीएम किसे कहते हैं हम, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है साथियों लघु समापवर्तक, है ना। तो आप क्या करेंगे, 8, है ना, 9 और 25 को इस तरह से जो है लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना, गुणनखंड विधि से हम अगर निकालना चाहते हैं तो 2 से ये 4, है ना, 2 से ये 2 और ये हो गया 1, 2 2, ये 9 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 25, है ना, 9 और 25। ठीक है, इसी तरह से 3 से देंगे, इसी तरह फिर 5 से देंगे। वो इसलिए बता रहा हूँ साथियों क्योंकि फर्स्ट बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको गुणनखंड निकालना आता है तो आप निकाल पाएंगे तो कितना आएगा, आपको आएगा 1800। ये आपका सही आंसर रहेगा। एक ऑब्जेक्टिव इस पैटर्न का आना ही है 101%। मैं 4 सेट कराऊंगा, 4 सेट के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और उसके बाद फिर से मैं आईएमपी सवाल आप लोगों को कराऊंगा। मतलब अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो आप मेरे सेट अगर पढ़ते हैं, मेरे आईएमपी पढ़ते हैं, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि क्लास 10th में आपका मैथ्स जो है 75 के आराम देने वाला है। ठीक है, एक बहुपद दे रखा है साथियों एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 1 की घात होगी। इस जो बहुपद है इसकी घात क्या होगी। ठीक है, तो इस बहुपद की इस x का x4 में अगर मल्टीपल होगा तो सबसे बेस्ट पावर रहेगी की पावर 5, मतलब सबसे बड़ी घात हमारी क्या रहेगी, 5 रहेगी। तो बहुपद की घात भी क्या रहेगी, 5 रहेगी। ठीक है, एक समीकरण दिया है साथियों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान हो तो समीकरण का विविक्त कर का मान क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को सबसे पहले तो हमें विवृक्त कर निकालना आना चाहिए। तो विवृक्त कर होता है साथियों बी इज इक्वल टू माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो है हमारा विवृत कर का फार्मूला होता है। क्या होता है विवृत कर का फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर मूल हमारे समान हो तो बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है,
सॉरी डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो मूल कब समान हो, जब हमारा विवृक्त करके वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब आप लोगों को सर्वांतर दिया गया है, सर्वांतर मेरे हिसाब से आप निकाल लोगे। 5 में से -5 जा रहा है तो कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। 12 में से -5 जुड़ रहा है तो ठीक है। अगला है साथियों बिंदु के बीच की दूरी। अब आप लोगों को शॉर्ट वीडियो डालूंगा मैं, शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे ऐसे फार्मूले डालूंगा, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को पता है, मैंने पिछले में बताया था कि एक ये दूरी वाला भी सवाल भी आएगा। आप इस ऑब्जेक्टिव को 100 जो है परसेंटेज चांस दे सकते हैं। मैंने बताया था क्या होता है उस फार्मूले के हिसाब से, है ना, किस तरह से उस फार्मूले की अगर हम बात करते हैं तो मैंने उस वीडियो में जो है, उस वाली वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि हम दूरी किस तरह से निकालते हैं। हम दूरी निकालते हैं साथियों x1 माइनस, है ना, x2 माइनस x1, और है ना x2 इसको मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। तो फार्मूला है होता है साथियों x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। इस तरह से इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप लोग इसमें वैल्यू रखेंगे, है ना, किन किन की मैं बता दूं, 2 और 3 हो गए हमारे x1 1, है ना। अब x2 2 मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 और 1। जब ये वैल्यू रखेंगे तो आपका एक आंसर आएगा, और आंसर क्या आएगा साथियों, 2√2, 2√2 आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला चलते हैं साथियों, रिक्त स्थान की पूर्ति है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, है ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, आप सभी क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, ये सही जोड़ी में भी आ सकता है, सत्य असत्य में आ सकता। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, सभी कौन से त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, हमारे समरूप होते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक बात में विभक्त करती है तो वह तीसरी भुजा पर क्या होती है, ध्यान रखिएगा, होती है समांतर। ठीक है, और साथ ही साथ साथियों अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रमेय का उपयोग ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों में किया जाता है। तो कौन सी प्रमेय का किया जाता है, आप सभी लोग जानते हो कौन सी प्रमेय होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और साथ ही साथ साथियों इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ही ये सेट्स चल पाएंगे, वरना मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, सभी संभवतः प्रायिकताओं का योग कितना, प्रायिकताओं का योग होता है। पिछली क्लास में भी मैं एक ऑब्जेक्टिव सत्य सत्य के रूप में लेकर आया था, तो मतलब ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव आना ही तय है। ठीक है, आपके रिक्त स्थान भी हो चुके हैं, आपके जो है विकल्प चुना भी हो सकता है। अब जो है सत्य सत्य की बात करते हैं, एन घात वाले बहुपद की अधिकतम घात एन शून्यंक हो सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे सी। सभी सर्वांग सम आकृतियां होती हैं परंतु सभी आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती है, ये भी जो है आपका सत्य है। वृत्त की परिधि के किसी एक भाग को वृत्त का क्या कहते हैं, आप कहते हैं सही बात है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है, ये तो भैया हमारी एक प्रमेय ही है। ठीक है, वर्गीकृत बारंबार बंटन में जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है कहते हैं, हम उसे बहुलक कहते हैं। ठीक, किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है क्या, कभी भी नहीं होगा। 0 से लेकर 1 के बीच की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है। ध्यान रखिएगा, आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रायिकता की वैल्यू कहां से कहां तक होती है। ठीक है, चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम सही जोड़ी बनाएं
तो हमारे पास एक एलिगेशन मेथड होती है। एलिगेशन मेथड का मतलब ये होता है साथियों कि हम एलिगेटेड कर देते हैं, जो चीज़ें हमें याद है उन चीज़ों को छोड़ के हम दूसरी चीज़ें छोड़ देते हैं, जो हमें याद है वही हम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वही चीज़ें जो है हम करते हैं। तो चूंकि आप लोगों को सबसे पहले तो हमारी जो 3 फंडामेंटल जो चीज़ें हैं कौन सी, त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, नंबर 1। दूसरा है साथियों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरी जो है आप लोगों को ला करके दी है। ठीक, तो यहीं से कुछ काम तो हमारा हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1045 डिग्री की वैल्यू मैंने फिर बताया था 1045 की डिग्री वैल्यू खींचा 1, तो ये हो जाएगा 5। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब बेलन के वृत्त, बेलन का आयतन और घन का वक्री प्रस्थ आप लोगों को मान लो मालूम नहीं, तो सबसे पहले हम वृत्त की परिधि पे, वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर होती है। ठीक है, अब घन, घन में मान लो मुझे नहीं मालूम, तो मैंने देखा घन के क्षेत्रफल की बात हो रही है। जब क्षेत्रफल की बात हो रही है साथियों सेंटीमीटर, जब मीटर, देखिए जो हमारा आयतन की यूनिट हमेशा क्या होती है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब लंबाई 3 बार यूज होगी। ठीक है, क्या होगी, लंबाइयाँ 3 बार यूज होगी। तो ध्यान दीजिए इसका ये हो गया 5वां और इसका हो गया 30। पूरी सही जोड़ी को समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना जब क्षेत्रफल की बात हो तो घात 2 होनी चाहिए लंबाई की, और जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, तो घात 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं साथियों, एक शब्द में जो है आप लोगों को उत्तर देना है। उत्तर क्या है, रेखीय बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। तो कितने शून्यंक होंगे अधिकतम, अधिकतम हमेशा एक शून्यंक होंगे। एक समीकरण दी है साथियों, एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस बी के मूलों का योग कितना है। अब ये प्रश्न जो है आपको घुमा कर दिया है, क्योंकि हम मानक सूत्र पढ़ते हैं। मानक जो हमारी समीकरण होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी बराबर, तो आप लोग क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से जो है बहुत ध्यान लगाकर हमें पढ़ना है, पढ़ने पर हमें पता चल जाएगा। तो मूलों का योग क्या होता है साथियों, हमेशा होता है, देखो 2 होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा है ना, और मूलों का गुणनफल होता है हमारा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है साथियों, माइनस बी बाई ए, माइनस बी हमारा है योग सी, और ए हमारा 1, तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, एक समांतर श्रेणी है साथियों, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है। अब हमें व्यापक रूप लिखना है, मतलब समांतर श्रेणी किस तरह से बनती, तो आप जानते साथियों कि अगर से ए एन कैसी बनती, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी तरह से बनती है आपकी श्रेणी। इसी तरह से जो है हमारी कौन सी श्रेणी बनती है, हमारी समांतर श्रेणी बनती है। ठीक है, इसी ओके। अब आप लोगों को एक और प्रश्न है साथियों, ये फार्मूला भी याद करना है, एन का योग। अगर हमसे पूछा जाए कि समांतर श्रेणी में एन पदों का योग किस तरह से होगा, तो आप लोगों को फार्मूला याद करना अभी, एफ एस एन इज इक्वल टू एन माइनस 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह से आप लोगों का एक फार्मूला बन जाएगा, कौन सा, कि हम श्रेणी में किस तरह से जो है कर सकते हैं, है ना। ओके, अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आप लोगों के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलता हूं साथियों कि ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ साथियों। अवनमन कोण किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हम अवनमन कोण किसे कहते हैं। देखिए, जब बिंदु क्षैतिज रेखा के नीचे हो, ठीक है, बिंदु हमारा नीचे हो, ठीक है, 10 रेखा उससे नीचे देखते हैं, ये जो कोण बताइए ये कहलाता हमारा अवनमन कोण। ठीक है, हम यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है और वो नीचे की ओर देख रहा, तो हम इस कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण जो है कहते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं हम? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये साथियों 2 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के, और जो है 2 नंबर में जो है हम क्या करते हैं, इनको इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो साथियों प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है, आप इस क्वेश्चन से जो है कुल इसका एक गुणनखंड निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से भी इसका भी एक अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और दोनों से जो है आप लोग पता कर पाएंगे इसकी व्याख्या। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ये आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर में अगला करवाता हूँ इसके अथवा वाला, है ना। क्वेश्चन अगला है साथियों, सतह 23 और 29 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जब हम किसी चीज का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, मतलब इस सतह में, इस 23 में और इस 20 में ऐसा कौन सा गुना है जो कि, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर मैं 17 और 23 और 29 ये कुल अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है मतलब इनमें इनका खुद प्लस एक का ही गुणा रहता है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं तो इसका एचसीएफ होगा वो होगा एक होगा। ठीक है, क्या होगा इसका एचसीएफ? इसका एचसीएफ जो है एक ही होगा। ठीक है, हाँ। अब साथियों दिया यह सवाल यह दिया है कि कोई एक द्विघात समीकरण है जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल जो है -3 और 2 है, दो नंबर है, ठीक, 2 है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है समीकरण ज्ञात करनी है, बहुपद ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं साथियों अल्फा प्लस बीटा योगफल होता है, अल्फा इंटू बीटा हमारा जो गुणनफल होता है। तो योगफल कितना दिया है? माइनस, गुणनफल दिया है, चूंकि हम लोग इनका जानते हैं ये होता है -/a और ये होता है साथियों c/a। तो यहाँ से आप लोग को कुछ वैल्यू नजर आती होगी। क्या नजर आ रहा है? हमें हमें आ रहा है साथियों कि b की वैल्यू हो जाएगी 3, की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। चूंकि हम मानक समीकरण मानक समीकरण हमारी होती है a स्क्वायर प्लस बी एक्स सी जीरो। इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 1x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारी मानक समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही क्या है? हमारा उक्त बहुपद है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा में। 7 के अथवा में फिर से साथियों वैसा ही दिया है ना, लेकिन ये वैल्यू जो है चेंज कर दी है, सॉरी मैंने वो डाल गई है, ये वैल्यू -1 और 1 है। तो आप लोग जो है इसका आंसर उसी फार्मूले के हिसाब से निकाल के लाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों, ये है
अब जो ये समीकरण है दो, हमारी दो समीकरण कौन कौन सी, एक समीकरण है हमारी 2x माइनस, दूसरे समीकरण है 4x माइनस 6 9। इसमें हमें क्या करना है, इसमें a1 2 b2 c1 c2 की करनी, तुलना करनी और बताना है युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, युग्म संगत है या असंगत है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना, ये हो गई हमारी समीकरण एक, ये हो गई समीकरण दो। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक की तुलना हम कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और समीकरण दो की तुलना हम कर रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से a1 आएगा 2, b1 आएगा -3, ठीक है, c1 आएगा मेरा 8, आएगा मेरा b2 आएगा मेरा -6 और c आएगा मेरा 9। ठीक है, c आएगा सॉरी -9 और -8। जब हम a1 a2 की जो है तुलना करते हैं तो क्या आएगा, 2/4 इज इक्वल टू -3/-, इज इक्वल टू -9। तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2 और ये ऐसा का ऐसा रहेगा, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। अर्थात क्या हुआ, अर्थात ये हुआ 1/2 b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, हमारी जो रेखाएं हैं वो क्या है, समांतर है। जब रेखाएं समांतर है अर्थात युग्म क्या हो गए, युग्म असंगत है। ठीक है, क्या है, युग्म असंगत है। ठीक है, चलते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल भी इसी तरह से है, जिसमें दिया है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसे हमें क्या करना है, इस प्रतिस्थापन विधि से जो है सोल्व करना है। ये सवाल में इसी पैटर्न एक सवाल सेट नंबर ए में आप वहां से जा करके जो है इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों, सवाल नंबर 9। एक हरात्मक श्रेणी दी है जो है कि 8 13 18 डैश डैश, इसका 78वां पद जो है हमें याद करना है। जब हम 78वां पद याद करेंगे तो ध्यान दीजिए ए इक्वल टू तो है हमारा, क्या हो गया, ए इज इक्वल टू, नहीं, कौन सा पद जो है 78 है। ठीक है, तो ए तो हो गया 3, डी में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इज 5 हो गया डी। एन जो है मेरा ऑलरेडी उसने दे रखा है 78। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, हमें ए जो वैल्यू निकालनी है। मैंने अभी आप लोगों को एक फार्मूला दिखाया था, एन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस 1 इंटू डी। जब हम इस इज इक्वल टू प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया 5। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। एन इक्वल टू जब हम फर्दर ए को सोल्व करते हैं साथियों तो एन की वैल्यू 16, अर्थात कौन सा पद होगा, 16वां पद होगा। मैंने कहा था ये फार्मूला जो है आप लोग से नोटबुक में
सारे फार्मूले एक जगह कलेक्ट कर लें, सारे फार्मूलों को 2-4 बार रिवाइज करें, सारे फार्मूले अपने आप हो जाएंगे तैयार। ठीक है, इसी का बात हुआ। सॉरी साथियों, 9 का अथवा जो है आप लोगों के लिए मैं डाल नहीं पाया हूँ, है ना। 9 का अथवा का प्रश्न जो है मैं डाल नहीं पाया हूँ, तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। सवाल नंबर 10वां जो है हमारा यह है कि लंबी 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर जो छाया की लंबाई वो है 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई जो है 28 मीटर है ना। तो मीनार के हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लो ये था, ठीक है, जब सूर्य पड़ा, यहाँ मान लेता ये है सूर्य, ठीक है, जब सूर्य की रोशनी आई तो ये 4 मीटर में हो गया। ठीक है, ये था मेरा 6 मीटर, तो ये कितना, उसी तरह से जब यही उस मीनार पे जाता है तो मीनार की छाया की लंबाई जो हो जाती है ये हो जाती है 28 मीटर। तो हमें क्या करना, यहाँ से जो है थीटा निकालेंगे, उसी थीटा को यहाँ लाकर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ से थीटा निकालेंगे और उसी थीटा को जो है हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मान ले ये हो गया हमारा बी सी, ये हो गया डी ई और एफ। ठीक है, अब जब इसमें हम इस एंगल को निकालते हैं तो साइन कॉस लैम्डा कक्का वाले फार्मूले। ठीक है, तो मेरे पास लंब और आधार है, मतलब थीटा लग जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/2 टेन थीटा बराबर। ठीक है, इसी तरह से इसमें आते हैं, तो इसमें टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मान लो ये लंबाई मान ली एच। ठीक है, तो ये हो जाएगी ठीक है, क्या हो जाएगी h/28। चूंकि टेन थीटा वैल्यू मालूम मुझे 3/2 है, तो ये हो जाएगी 3/2 इज 28। ठीक है, तो ये हो जाएगी h इज 28 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगी 14 मीटर। एक तरीका यह है, दूसरा तरीका हमारे पास यह है साथियों, हम सर्वांग समता प्रमेय से जाएंगे और दोनों को समरूप सिद्ध कर देंगे, क्योंकि ये एंगल ठीक है दोनों समरूप सिद्ध हो जाएंगे, तो इनकी भुजाओं के अनुपात भी जो है समान रहे, इस तरह से भी जो है हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आज के लिए 10 सवाल हो चुके हैं हमारे, आज के लिए 10 सवाल ही काफ़ी हैं। अगला भी पार्ट आएगा इसका सेकंड, और उसमें मैं पूरा जो है आप लोगों को क्लियर करवा दूँगा। साथ ही साथ ये सवाल देख लिए, त्रिभुज ए बी सी में डी ई और बी सी जो है समानांतर है, ई सी को जो है हमें ज्ञात करना है। मान लो ई और ए डी की लंबाई दे रखी है, ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है। केवल डायग्राम बना देता हूँ, अगर आप लोगों से बन जाए तो कर लीजिएगा, बाकी मैं जो है करवाऊंगा। हो गया मेरा डी, ये हो गया सी बी। ठीक है, इससे करके देखिएगा, अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आता है, इससे इस सवाल को करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी साथियों, मिलते हैं अगले सेशंस में एक नई एनर्जी के साथ, लेकिन वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। आप सभी लोग अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिएगा। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल।